हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, आज का लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन तो क्या होता है। वो हमने शुरुआत के 3 लेक्चर्स में पढ़ा ही था, लेकिन आज वो रिफ्रैक्शन का क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगने वाली हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमें पता लगेगा कि पूल ऑफ वाटर है वो गहरा ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसमें पानी भरा होता है तो वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है। किसी पेंसिल को अगर हम ऑब्लिकली पानी में इंसर्ट कर दें पार्शली तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। नींबू कहीं रखा हो पानी में तो ग्लास के अंदर वो बड़ा क्यों दिखाई देता है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, या डिलेड सनराइज या फिर एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट, जैसे आपने टर्म्स बुक में पढ़े होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले शुरुआत के 3 लेक्चर्स में मैंने रिफ्रैक्शन का आपको बेसिक्स बताए थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पीछे के 3 लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पे क्लिक करके भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो बात आई सबसे पहली एप्लीकेशन, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी शैलोअर देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। कहने का मतलब ये कि पूल ऑफ वाटर होता है, मान लें कि 5 फीट गहरा है पानी उसमें, लेकिन अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो हमें 5 फीट गहरा नहीं, थोड़ा कम गहरा दिखाई देता है, लगभग 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट या 4.5 फीट, मतलब 5 फीट से कम गहरा दिखाई देता है। इट अपीयर्स टू बी शैलोअर। ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा उसमें क्या फिनोमेना होता है जिसकी वजह से हमें उसकी कम गहराई दिखाई देती है, तो ये जान लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये आप देखिए, ये फिश है, अगर कोई है ना पूल ऑफ वाटर में, तो जैसे पूल ऑफ वाटर कम गहरा दिखाई देता है, ऐसी कोई फिश नीचे है तो अगर हम उसे ऊपर से देखें तो वो यहाँ नहीं दिखाई देगी, वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है प्यारे, जैसे कि अगर हम क्या करें, इस तरीके से एक पूल ऑफ वाटर बनाएं। चलिए, ये हमने एक बीकर ले लिया, या फिर मान लो कि एक हमने पूल ऑफ वाटर ले लिया जहां में यहां तक पानी इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, मान लें ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है। एक्चुअल डेप्थ पानी जहां तक भरा हुआ है ये है इसकी एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, होता क्या है, ये हमें कम गहरा क्यों दिखाई देता है वो समझाने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो इसका बेस है, इस बेस का कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। चलो, हमने ये पॉइंट इस तरीके से ऐसे ले लिया। इस पॉइंट की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इमेज बनाने के लिए इससे 2 रेज निकालनी पड़ेंगी। जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो हम ये देखेंगे, हम ये पाएंगे कि इसकी जो इमेज है वो यहाँ नहीं बनेगी, वो थोड़ी ऊपर बनेगी। कैसे बनेगी, लेट्स सी, फिर उसके आगे की बात करूंगा। देखो, जैसे इसकी इमेज बनानी है तो इसकी इमेज बनाने के लिए बिल्कुल बीचों बीच ले लेते हैं। इससे 2 रेज निकाली, एक रे ऐसे ली, ये लीजिए, और दूसरी रे इस तरीके से ऐसे ली, ये लीजिए। ठीक है बच्चे, ये वाटर है, ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है। वाटर से एयर जब लाइट जाएगी तो बेंड करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। करेगी, कहाँ बेंड करेगी भैया? उसके लिए नॉर्मल तो बना लो पहले। ये लो, नॉर्मल बना ली, जाना इसे सीधे था, लेकिन वाटर से एयर, डेंसर से रेयर, ये बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये थोड़ी सी ऐसे की बजाय ये देखिए, ये और थोड़ी टेढ़ी बना दो अगर ऐसा लग रहा है तो। ये लीजिए, ये इस तरीके से ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। ऐसे ही ये वाली, जाना इसे सीधे था ऐसे, लेकिन ये लो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल और ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब ये दोनों आगे कहाँ मिलेंगी? आगे कहाँ मिलेंगी? कहीं नहीं, ये तो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो भैया, अगर हमारी आंख यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे देख रही है, यहाँ आंख हमारी रखी हुई है, तो ये 2 रेज हमारी आंख को कहाँ से आती हुई दिखेंगी? उसके लिए इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, बैकवर्ड प्रोड्यूस करा हमने, तो ये लो, ये इसकी इमेज हमें हमारी आंख को यहाँ दिखाई देगी। जो ऑब्जेक्ट ओ यहाँ था उसकी इमेज यहाँ बनेगी।
तो ये आप देखिए जैसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी है, ऐसी इस बेस पे प्रेजेंट हर पॉइंट की इमेज ऊपर बनेगी। इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। वो सारी हम बनाने लग गए अगर रे डायग्राम से तो बहुत ही घचर पचर हो जाएगा। तो अंडरस्टूड रहेगा, जैसे इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनी है ऐसी नीचे बेस के सारे पॉइंट्स की इमेज यहाँ बन जाएगी। तो जो एक्चुअली इतना गहरा था पूल, वो हमें इतना गहरा ना दिखाई देने की बजाय सिर्फ इतना ही गहरा दिखाई देगा। तो जितना गहरा था ये एक्चुअल डेप्थ, लेकिन जितना गहरा दिखाई देगा इसे हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या? एपरेंट डेप्थ। अब क्यों है वो आप समझ गए, ठीक है। ये जो मैंने दो रेज बनाई हैं, कुछ बुक्स में ऐसे बना रखी हैं, जबकि आप दो रेज ऐसे भी बना सकते हैं जो अब मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए ये इस तरीके से आपने बीकर लिया है ना, ये पानी लिया, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए एक रे तो आपने ऐसे निकाली, ठीक है, और दूसरी रे बिल्कुल सीधी ले सकते हैं। ये तो बिल्कुल सीधी वाली बिना डेविएशन के, बिना मुड़े, सीधे इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। और ये वाली जो है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हो जाएगी। यहाँ हमारी आंख रखी होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसको देखेगी, इसे आगे तो मीट करेंगी नहीं, तो इसे हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, बैकवर्ड 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 बैकवर्ड, तो देखिए ये इमेज बन गई। तो इमेज यहाँ पे भी ऊपर बनी है, यहाँ पे भी ऊपर। दो रेज में से कोई भी रे लेना चाहें वो आप इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। अभी एग्जाम में सिर्फ एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपरेंट डेप्थ ऑफ पूल। मतलब ये लेस, व्हाई द pool of water appears to be less shallow, appears to be shallower than its actual depth. Which phenomena is responsible? तो आप कह देंगे simply refraction of light। ठीक है। अब एक बात इसमें थोड़ा मैं अलग से बता रहा हूं, वो ये कि आप ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज यहां बन गई, तो जितना यहां से यहां ये शिफ्ट आया, इस शिफ्ट को हम कहते हैं क्या? नॉर्मल शिफ्ट। एक हमने लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था पहले ग्लास स्लैब में, वो लेटरल शिफ्ट था, ये है नॉर्मल शिफ्ट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे एक्चुअल डेप्थ 5 मीटर थी, लेकिन हमें सिर्फ 3 मीटर गहरा दिखाई दे रहा है, तो कितनी शिफ्ट हुई? 2 मीटर। कैसे निकालेंगे नॉर्मल शिफ्ट? नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला है क्या? क्या आपका ये हो गया रियल डेप्थ। इसे एक्चुअल डेप्थ की जगह रियल डेप्थ भी कह सकते हैं। रियल डेप्थ अपॉन, सॉरी रियल डेप्थ, क्या लिख रहा हूं? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो 10 सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है बट आईसीएसई के में जरूर है। वो ये कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले आपने पहले पढ़े थे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ एक फॉर्मूला और आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सीबीएसई वालों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ कर दें तो उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है। इसकी डेरिवेशन है बट वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में। अभी सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि क्या है, ठीक है, वो कोर्स में नहीं है। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। जैसे मान लें रियल डेप्थ थी 5, एपरेंट डेप्थ आई है 3, तो ये हो गया आपका 1.67 समथिंग। ये इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मल शिफ्ट निकालना है तो नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला और आ रहा है। नॉर्मल शिफ्ट को डी से डिनोट करते हैं। नॉर्मल शिफ्ट के लिए क्या करें, यहां से अगर रियल डेप्थ कॉमन ले लें तो रियल डेप्थ कॉमन आ गई, तो यहां क्या बचा? यहां रियल डेप्थ बाहर निकाल ली, यहां 1 आ गया। और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ करना पड़ेगा। क्यों रियल डेप्थ करना पड़ेगा डिवाइड में? देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तभी तो रियल डेप्थ आपस में कट के एपरेंट बचेगा, अगर नीचे रियल से डिवाइड करोगे। तो ये हमने रियल से डिवाइड किया। इससे क्या हो गया कि ये लीजिए रियल डेप्थ तो यहीं रह गया, और ये जो 1 माइनस एपरेंट अपॉन रियल है, अरे एपरेंट अपॉन रियल किसका फॉर्मूला है? एपरेंट अपॉन रियल। अरे ये तो रियल अपॉन एपरेंट है, हमें एपरेंट अपॉन रियल चाहिए, यानी इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके आगे इंपॉर्टेंट आएगा। फिलहाल जैसे ये आपको जो
पूल ऑफ वाटर है, शैलो अपीयर हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से मछली जो है अगर उसकी इमेज बनाए तो वो भी ऊपर दिखाई देगी। इसी वजह से जैसे मान ले मछुआरा है कोई है भैया, उसे मछली को ऊपर भाले से निशान लगाना, मारना है, भाले से मारना है। अब भाले से जब उसे मारना है भैया तो वो निशाना कहाँ लगाएगा? जब भी वो निशाना लगाता है तो पता है वो हमेशा निशाना जहाँ भी उसे मछली दिख रही होती है, बताओ उससे ऊपर निशाना लगाएगा या उससे थोड़ा नीचे? ऑब्वियसली कहाँ लगाएगा निशाना? जहाँ भी उसे मछली दिख रही है उससे नीचे। क्यों? क्योंकि अगर मछली यहाँ है तो वो ऊपर से देख रहा है तो उसे ऊपर दिखाई देगी, थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट दिखाई देगी। अरे भैया अगर वो यहाँ देख के निशाना लगाएगा तो मछली तो नीचे निकल जाएगी। तो भैया कहाँ, जहाँ भी उसे दिखाई दे रही है अपने अंदाजे से, एक्सपीरियंस से, वो जहाँ भी दिखाई दे रही है उससे भाला थोड़ा नीचे की तरफ निशाना लगाता है ताकि एक्चुअल मछली पे जाके गिरे। बात समझ पा रहे हो कि न समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, तो ये आप नोट कर लो, ये डायग्राम शाइग्राम बना लो। एक इसमें आपकी एप्लीकेशन हो गई। तो चलिए चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टिक held obliquely and partially immersed in water appears to be bent at the water surface। जैसे आप देखिए ये इस तरीके से ये ग्लास है, ग्लास में ये इस तरीके से ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है इस तरीके से। इसमें ये पेंसिल जब इमर्स करते हैं तो पेंसिल भैया जहाँ से पानी है सरफेस तक वहाँ से पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। काय को मुड़ी हुई दिखाई देती है? आप घर पे करके देखिए, पानी डालिए, आधी पेंसिल डिप करिए टेढ़ी करके, तो जहाँ से सरफेस है वहाँ से पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। काय को? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? देखिए आप, जैसे अभी आपने देखा पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी शैलोअर। क्यों? क्योंकि नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, पानी की वजह से उसकी इमेज ऊपर बन जाती है। ऐसे ही कुछ यहाँ होता है। इसका डायग्राम बनाने को आ सकता है, तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? देखिए क्या होता है, ये इस तरीके से आपने मान लें भी कर लिया, ठीक है। इसमें ये पानी है, अभी आपने ये पेंसिल ऑब्लिकली इमर्स कर दी, ये लीजिए ऑब्लिकली इमर्स कर दी, ये पेंसिल गई आपकी ऑब्लिकली, ठीक है भैया। अब क्या होगा प्यारे, इस पेंसिल की जो टिप है, लोअर टिप है, उसकी इमेज बनाने के लिए, लोअर टिप की इमेज बनाने के लिए उससे दो रेज निकालेंगे। ये लीजिए एक रे हम निकालते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधी, बताओ ये कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली जो सीधी जा रही है 90 डिग्री पे सरफेस पे पड़ेगी इस तरीके से, तो ये बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी। दूसरी ले लें ऑब्लिकली, बताओ ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली वाटर से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लीजिए जाना इसे सीधे था लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल हमने इस तरीके से बना दिया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लीजिए थोड़ा सा और ऐसे बना दें, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये हमारी यहाँ पे आँख रखी हुई है भैया, दानव की आँख है ना, तो ये आँख जब इसे देखेगी तो आगे तो कहीं पे मीट करेंगी नहीं, तो इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए। इमेज बनाने के लिए बैकवर्ड प्रोड्यूस करा तो जो ऑब्जेक्ट ओ था उसकी इमेज यहाँ बन गई आई। कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज, जैसे अभी बनी थी। जैसे इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनी है, ऐसे ही हम अज्यूम करेंगे कि भैया जैसे इस पॉइंट की यहाँ बनी है ऐसी इस पॉइंट की यहाँ बनेगी, इस पॉइंट की यहाँ बनेगी, इस पॉइंट की यहाँ बनेगी। जितने भी पानी के अंदर पॉइंट्स हैं उनकी इमेज थोड़ी थोड़ी ऊपर बनेगी। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये यहाँ ना देखने की बजाय इसकी इमेज हमें यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दिखाई देगी। तो आप देखिए पेंसिल थी ऐसे पूरी, लेकिन पानी के नीचे वाली जो ऐसे पेंसिल थी उसकी इमेज जब ऐसे बनेगी तो हमें पेंसिल यहाँ वाटर सरफेस से बेंट दिखाई देगी। क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर वही रीजन है कि हर पॉइंट ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगी इमेज, ऐसे ही हमें ऊपर दिखाई दे रही है। एग्जाम में इसका रीजन पूछ सकते हैं फिनोमिना का, तो मतलब फिनोमिना का नाम पूछ सकते हैं तो आप ले दें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, तो आप ये डायग्राम बना के आएंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो चलिए डायग्राम बना लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के नीचे है तो वो हमें रेज्ड दिखाई दे रहा है, जैसे ये पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, पूल ऑफ वाटर ऊपर दिखाई दिया था, ऐसे ही अगर आप एक कप में इस तरीके से एक सिक्का डाल दीजिए,
है ना। ये देखिए कप में आपने सिक्का डाल दिया, तो ये आप देखिए सिक्का यहाँ पर है, सिक्का यहाँ पर है, लेकिन पानी डाला हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ, ऊपर दिखाई देगी। और आप देखिए इसमें मैं ये दिखाने चाहता हूँ कि यहाँ पानी कप ए में यहाँ तक था, जबकि कप बी में पानी ऊपर तक आ गया है। तो जितना ज़्यादा पानी भरा होगा ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही ज़्यादा ऊपर बनेगी। इसमें थोड़ा ऊपर, इसमें और ऊपर। बात समझ पा रहे हैं कि ना समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे रखा है तो उसकी इमेज ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आएगा, मान लें कि जैसे ये इस तरीके से कप था, ठीक है भैया, ये कप था, यहाँ पर एक सिक्का रखा हुआ था। अब ये सिक्का रखा हुआ है यहाँ पे, तो सिक्के से जो रेज जाएंगी, इसके ऊपर तो रेज जा सकती हैं, लेकिन इसके इधर जब रेज जाएंगी तो इधर वाले इंसान को अगर किसी की आंख यहाँ पे रखी हुई है तो उसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कप की वॉल से रेज रुक जाएंगी। तो बोले एक तरीका बताओ कि इस वाले इंसान को भी ये सिक्का दिख जाए कप में रखा हुआ, कैसे? बोले सर इसमें ऐसा करो, पानी डाल दो। पानी डालने से क्या होगा? पानी डालने से रेज बेंट हो जाएंगी, इसकी इमेज ऊपर बनेगी, रेज बेंट होंगी तो बेंट होके इसकी आंख में चली जाएंगी और इसको सिक्का ऊपर दिखाई दे जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट है, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर्स रेज्ड। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लें ये ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है ग्लास का। अभी क्या किया, अभी हमने नीचे इस तरीके से कुछ प्रिंटेड मटेरियल, यहाँ पे ये प्रिंटेड मटेरियल है, ये लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे और फिर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो प्रिंटेड मटेरियल हमें कहाँ दिखाई देगा? कहाँ? थोड़ा सा ऊपर। किस वजह से? रिफ्रैक्शन। जैसे पानी से रिफ्रैक्शन हो रहा था, ऐसे ग्लास से भी रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? ऊपर की तरफ। जिस तरफ से हम देख रहे हैं उस तरफ शिफ्टेड बनेगी। तो नीचे रखा हुआ जो भी मटेरियल है उसकी इमेज ऊपर दिखाई देगी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर्स रेज्ड व्हेन दे आर व्यूड फ्रॉम टॉप। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मान लें कि नीचे जो मैटर लिखा हुआ था इस तरीके से, मान लें विब्ग्योर लिखा हुआ है नीचे, मैं तो काले पेन से लिख रहा हूँ बोर्ड पे, मान लें काले से ना लिख के ये वी जो लिखा हुआ है लेटर, ये वायलेट कलर से लिखा है, आई जो लिखा है वो इंडिगो से लिखा है, ब्लू कलर से लिखा है, ग्रीन कलर से लिखा है, एंड सो ऑन। और इसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है, ग्लास स्लैब रख दिया हमने इस तरीके से। ओके, तो ये जो जितना भी मटेरियल है अगर हम ऊपर से व्यू करेंगे तो ऑब्वियसली हमें शिफ्ट दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। हाँ दिखाई देगा, ठीक है भैया, दिखाई देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है, बताइए, विल द इमेज ऑफ ऑल दीज लेटर्स अपीयर्स टू बी इन द सेम प्लेस। मतलब ये ऊपर दिखाई देगा तो जितना ये ऊपर दिखाई देगा क्या ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, सब सेम प्लेस पे दिखाई देंगे? नहीं। क्यों नहीं? बेटा आपको हमने पहले बताया था कि कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम बेंट होगी तो वो कितनी ज़्यादा बेंट होगी वो डिपेंड करेगा कि उस कलर के लिए उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अलग अलग कलर की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। याद करने के लिए मैंने बताया था कि जैसे प्रिज्म से लाइट पड़ती है, वाइट लाइट, तो आपको मालूम है जाना इसे सीधे था, लेकिन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ज़्यादा कलर कौन सा बेंट होता है? आप ये देखिए, इसमें सबसे नीचे कौन सा कलर मिलता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो जाना इसे ऐसे था, सबसे ज्यादा कौन सा बेंड हुआ? वायलेट बेंड हो रहा है। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है, रेड सबसे कम बेंड होता है। तो जो जितना ज्यादा बेंड हो रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा होती है। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, तो वायलेट की जो इमेज है वो भी सबसे ज्यादा रेज्ड बनेगी। वायलेट सबसे ज्यादा ऊपर दिखाई देगा, समझ पा रहे हो? इंडिगो थोड़ा कम ऊपर दिखाई देगा, ब्लू थोड़ा कम ऊपर, ग्रीन थोड़ा और, येलो थोड़ा और कम, और रेड सबके सब ऊपर तो उठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर कौन उठा हुआ दिखाई देगा? वायलेट वाला, जिसके लिए ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है। तो ये कह रहे हैं, विल द इमेज अपीयर्स टू बी सेम प्लेस? ऑब्वियसली नो। कह रहे हैं, द लेटर ऑफ विच कलर अपीयर्स टू बी रेज्ड मैक्सिमम? कौन सा कलर का लेटर? आप क्या लिखोगे? कौन से? द लेटर ऑफ विच कलर। यहां पे लेटर नहीं लिखना है, लेटर ऑफ विच कलर, कलर लिखना है। कलर कौन सा?
वायलेट वाला सबसे ऊपर दिखाई देगा। और कौन सा मिनिमम रेज दिखाई देगा? रेड वाला। बात समझे कि नहीं समझे? एक्सप्लेन योर आंसर। इस तरीके से जो मैंने बताया आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे। तो मेरे प्यारे, जैसे आप अभी एप्लीकेशंस पढ़े हैं बिल्कुल इसी तरीके से और लिखी हुई हैं। जैसे अ पर्सन लेग्स अपीयर्स टू बी शॉर्ट व्हेन स्टैंडिंग इन अ टैंक। कहने का मतलब मैं स्विमिंग पूल में खड़ा हो जाऊं, पानी यहाँ तक कमर तक भरा हुआ है मेरे, तो मेरे पैर तो मान ले हैं 3 फुट के, लेकिन अगर कोई ऊपर से देखे जहाँ नीचे पानी भरा हुआ है पैरों तक, तो उसे पैर मेरे कैसे दिखाई देंगे? छोटे। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई एक इस तरीके से पर्सन है, पैर उसके इस तरीके से इतने लंबे हैं, इतने लंबे हैं, ठीक है। ये इसका मुंह है, चलो ठीक है, ये हाथ भी बना दो। लेकिन अगर वो पानी में खड़ा हुआ है, मान लें यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है, तो उसके पैर कैसे दिखाई देंगे? अपीयर्स टू बी शॉर्ट। पैर जो है उसे, किसी इंसान को अगर यहाँ पानी भर दें तो उसे शॉर्ट दिखाई देंगे। क्यों? अभी तो आप समझे कि भैया पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज कहाँ बनती है अगर उसे ऊपर से देखा जाए? थोड़ी ऊपर की तरफ। तो जो लेग्स हैं उनकी इमेज ऊपर बनेगी, ग्राउंड की इमेज ऊपर बनेगी, तो ये टैंक यहाँ तक ना दिखाई देने की बजाय यहाँ तक दिखाई देगा। तो एक्चुअली जो इतना गहरा था वो हमें इतना गहरा दिखाई देने के साथ साथ पैर भी छोटे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अ लेमन कैप्ड इन वाटर, इसी तरीके से अगर ग्लास के अंदर नींबू डाल दें पानी भरे हुए में, तो पूछा जाएगा कि भैया वो लेमन जो है कैसा दिखाई देने लगता है? बड़ा दिखाई देने लगता है। ऐसे रसगुल्ले होते हैं सफ़ेद वाले हैं, इतने छोटे होते हैं, लेकिन वो जब रस में डूबे हुए होते हैं तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। रीज़न इज सेम, रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी जो इमेज है वो बड़ी बनती है, जिसकी वजह से वो हमें ब्रॉडर दिखाई देते हैं, बिगर दिखाई देते हैं एक्चुअल साइज से, ठीक है प्यारे। चलिए ये नोट कर लीजिए। फिर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। नया टॉपिक मतलब रिलेटेड तो यही है, एप्लीकेशंस इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, ये जान लो। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स अपीयर्स टू बी रेज्ड क्यों हैं, ऐसी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के पीछे क्या रीज़न है। देखिए भैया मेरे प्यारे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए जैसे आपने अभी ग्लास या वाटर, एयर से रिफ्रैक्शन पढ़ा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट बेंड होती है, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड चेंजेस और लाइट बेंड्स। जैसे मीडियम की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है, एयर से ग्लास में जाए तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर डेंसिटी चेंज होने से। ऐसे ही लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जैसे सन की लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, स्टार्स की लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो बेटा एटमॉस्फेयर में है एयर की लेयर्स, एयर की लेयर्स। ये देखो मैंने एयर की लेयर्स बना दी इस तरीके से, और वो जो सारी एयर की लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी सेम नहीं है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है। नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं वो कंपैरेटिवली रेयरर होती हैं, नीचे वाली जो होती हैं वो कंपैरेटिवली डेंसर होती हैं। फिर से ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? रेयरर। और नीचे वाली लेयर कैसी होती है? डेंसर, ठीक है। मतलब ऊपर वाली गर्म, नीचे वाली ठंडी। फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर वाली अगर 2 लेयर्स की बात करूँ तो ऊपर वाली गर्म होती है, नीचे वाली ठंडी होती है। ठंडी के पार्टिकल्स पास पास होंगे, वो डेंसर होगी, ऊपर वाली रेयरर होगी। ऐसे ही अगर इन दोनों में से बात करूँ तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे और डेंसर और डेंसर और डेंसर। तो इन दोनों की बात करूँ, नीचे वाली डेंसर होगी, ऊपर वाली रेयरर। इन दोनों की बात करूँ, डेंसर होगी, रेयरर, ठीक है ना। रेयर डेंसर, रेयर डेंसर, रेयर, नीचे आते आते डेंसिटी बढ़ती जाती है। अब लाइट क्या होता है? लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो है तो पूरी एयर, लेकिन एयर की लेयर्स की डेंसिटी अलग होने से लाइट जब एक लेयर से दूसरे लेयर जाती है तो सीधी नहीं जा पाती। लाइट
बेंट हो जाती है। लाइट देखो यहाँ बेंट हो जाएगी, अपने नॉर्मल रास्ते से बेंट हो गई, फिर और बेंट हो गई, फिर और बेंट हो गई, ऐसे बेंट होती जाती है, हर लेयर पे बेंट होती जाती है, बेंट होती जाती है। यही जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ एयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाम से ही पता लग रहा है एटमॉस्फेयर की लेयर से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन नोट करिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका बहुत ही एक कॉमन सा छोटे लेवल का एग्जाम्पल है जो आप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे आग जल रही है ना, कहीं पे आग जल रही है, आग के ऊपर लपटें उठ रही हैं, आप उन लपटों के पीछे वाला नज़ारा देखो, कोई भी सामान रखा हुआ है तो वो आपको हिलता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है, याद आया कि नहीं आया। आग के ऊपर गर्मी निकल रही है, गर्मी के उस आग के पीछे अगर आप कोई सामान रखा है, दूसरी तरफ दीवार है, कोई भी है, तो वो आपको हिलता हुआ दिखाई देता है, स्टेबल नहीं दिखाई देता। कैसे? जैसे ये देखिए, इस तरीके से ये आग जल रही है तो इसके पीछे का सामान देखिए कैसा धुंधला हिलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, जहां से आग निकल रही होती है उसके ऊपर की जो हवा होती है वो गर्मी की वजह से उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। पहले हवा नॉर्मल थी, लेकिन गर्मी आई, फिर गर्मी की वजह से डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो पीछे के ऑब्जेक्ट रखे हैं उनसे आती हुई जो लाइट है वो जब इस गर्म हवा से पास होती है तो हवा क्योंकि हिलती रहती है, उसकी डेंसिटी कंटिन्यूसली रैंडमली चेंज होती रहती है, तो उसके पीछे जो इमेज बन रही है वो भी हमें हिलती हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। तो कह रहे हैं, if we look at objects through the hot air over a fire, the objects appears to be moving slightly। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसी तरीके से एक नेक्स्ट रीजन पढ़ लेते हैं, क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? तो देखिए भैया, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, कहते हैं क्या हिंदी में, तारे टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाने का क्या मतलब है? ट्विंकलिंग का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जलते बुझते ऐसे डिम ब्राइट ऐसे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी आप गौर से देखना, जहाँ क्लियर नाइट्स हो, साफ तारे दिखाई दे रहे हो, तो वो आपको जलते बुझते दिखाई देंगे। अरे जलते बुझते दिखाई दे रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पे तारों पर कोई बैठा है जो उसका स्विच ऑन ऑफ कर रहा है ताकि भाई सबको, श्यामलाल को अच्छा लगे, अरे वाह बहुत बढ़िया नज़ारा मिल रहा है। नहीं भैया, वहाँ पे कोई जनरेटर नहीं लगा है कि बैटरी जा रही है, स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, वोल्टेज लो आ रहे हैं। वहाँ क्या है भैया, क्या वाकई में वहाँ पे मतलब लाइट कम ज़्यादा होती रहती है? नहीं, इसके पीछे, ट्विंकलिंग के पीछे जो रीज़न है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आप देखिए प्यारे, ये देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होते हैं। क्या होता है, मान लें कि जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ओके, ये हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर्स हैं, 1 2 3, ऐसे में ऐसे लेयर्स बना दी, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्टार है, ठीक है, स्टार है, पॉइंट साइज होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, बहुत दूर होता है, इसलिए हमें बहुत छोटा लगता है, ठीक है। अब इससे जो लाइट आती है, लाइट जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ तो बिल्कुल सीधे ट्रैवल करेगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी वैसे ही लाइट बेंट होने लगेगी। लाइट बेंट होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, लाइट बेंट होगी, लाइट बेंट होते हमारे पास, हमारी आंखों में आती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चे, लाइट जब हमारी आंखों में आ रही होती है इस तरीके से, तो एयर्स की लेयर से पास होके आ रही है जिसकी अलग अलग डेंसिटीज हैं, लेकिन जो हवा की जो लेयर्स हैं वो स्टेबल तो रहती नहीं है, वो रुकी तो रहती नहीं, कोई स्टिल तो है नहीं कि हवा रुकी हुई है, हवा चलती रहती है। कभी बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन लेयर्स की डेंसिटी भी कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी नीचे ज़्यादा हो गई, कभी उधर ज़्यादा हो गई, कभी नीचे कम हो गई।
एयर की लेयर्स की डेंसिटी कंटिन्यूसली वेरिएशन होने की वजह से कभी तो ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंख में पहुंच रही है, और कभी एकदम लेयर्स की डेंसिटी चेंज हुई जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होते 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 मान लें हमारी आंख से दूर चली गई, हमारी आंख में अगले ही पल नहीं पहुंच पाई। अगली बार फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, डेंसिटी कुछ ऐसी हो गई कि फिर अगली बार फिर से हमारी आंख में आ गई, अगली बार अगले ही पल फिर कहीं इधर उधर चली गई। तो कंटिन्यूस वेरिएशन होने से जो लाइट आ रही होती है, कभी एकदम हमारी आंख में काफ़ी सारी लाइट आ जाती है, कभी थोड़ी इधर उधर चली जाती है। जब ज़्यादा लाइट आती है हमारी तरफ तो हमें वो स्टार ब्राइट दिखाई देता है। अगले ही पल जब लाइट थोड़ी इधर उधर चली जाती है हवा की वेरिएशन की वजह से, डेंसिटी की वेरिएशन, तो हमें आंखों में कम लाइट पहुंचने से वो डिम दिखाई देता है। तो कंटिन्यूस ऐसी वेरिएशन होती रहती है, ब्राइट डिम विच गिव्स एन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स उस दिन आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, दिखाई देगा, जिस दिन हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है एटमॉस्फेयर में। लेकिन स्टिल है, कोई हवा नहीं है किसी दिन एटमॉस्फेयर में ऊपर, तो फिर आपको ट्विंकल करता हुआ कम दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन बनता है कि सर स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, सर प्लैनेट्स काहे को ट्विंकल करेंगे, प्लैनेट्स की कोई अपनी लाइट थोड़ी होती है। भैया प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन दिखाई तो देते हैं ना, दिखाई तो देते हैं ना। मून है, मून दिखाई तो देता है ना, उससे लाइट निकलती हुई तो दिखाई देती है ना। कहाँ से आती है वो लाइट? सन के उस लाइट उस पर पड़ती है और लाइट पड़ के हमारे पास आती है, लेकिन वो चमकता हुआ तो दिखाई देता है ना। लेकिन वो जो मून है जो हमें रात में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, या दूसरे प्लैनेट्स अगर हम टेलीस्कोप वगैरह से देखें जो दिखाई देते हैं, वो ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? लाइट तो उनसे भी आ रही है, चाहे अपनी आ रही है चाहे सन की आ रही है, लाइट तो उनसे भी आ रही है ना, वो ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? बच्चे तो मून क्यों नहीं ट्विंकल करता, स्टार्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्या होता है भैया, जो मून होता है ना वो स्टार से काफ़ी बड़ा होता है। स्टार्स बहुत दूर नहीं, मून होता है तो छोटा ही है, लेकिन पास में होने की वजह से हमें बड़ा दिखाई देता है ना। स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पॉइंट साइज दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लाइट हम मान सकते हैं कि एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से आ रही है। लेकिन मून इतना बड़ा होने की वजह से वी कैन कंसिडर मून एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट साइज स्टार्स बहुत सारे मान सकते हैं। इसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों पॉइंट से लाइट आ रही होगी। अब क्या होगा भैया, जैसे इस पॉइंट से लाइट आ रही थी, कभी आई कभी नहीं आई, कभी आई कभी नहीं आई, ऐसे ही इस पॉइंट से कभी लाइट, मून के एक पॉइंट की बात करें उससे कभी लाइट आएगी कभी नहीं आएगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। लेकिन भैया इतने सारे पॉइंट्स हैं, कभी किसी एक पॉइंट से लाइट नहीं आ रही है तो दूसरे पॉइंट से आ रही है, तीसरे पॉइंट से आ रही है, चौथे पॉइंट से आ रही है, कई सारे पॉइंट से नहीं आ पा रही है लाइट, तो कई सारे पॉइंट से उसी समय आ पा रही होगी, जिसकी वजह से हमें मून हमेशा ग्लो करता ही दिखाई देता है। क्योंकि कुछ पॉइंट से नहीं भी आ रही होगी, इतना बड़ा है तो लो भैया दूसरे पॉइंट से आ रही होगी, जिसकी वजह से मून ट्विंकल नहीं करता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो भैया नोट लो, फिर इसके बाद चलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अगली एप्लीकेशन पे। तो नेक्स्ट है भैया, स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। देखो भैया एक बात बता दूं, बुक में ना सिर्फ एक एक लाइन दे रखी है, लेकिन मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि दिमाग में पूरी तरीके से कंसेप्ट आपके बैठ जाए, इसलिए बहुत पेशेंस से इसको समझिएगा। स्टार्स सीम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर का क्या मतलब है? स्टार्स जितनी हाइट पे होते हैं, स्टार है यहाँ पे, लेकिन हम उसे अर्थ से देखें तो हमें यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। दे अपीयर्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर। फिर अगेन क्या रीजन? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे ऐसा होता है? तो देखिए फिर वही इस तरीके से मान लें ये अर्थ है, अर्थ में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर्स हैं, ये लीजिए मैंने एयर की अलग अलग डेंसिटी वाली लेयर्स बना दी, ठीक है। अच्छा, जिसमें ऊपर रेयरर होगी नीचे डेंसर, ऊपर रेयरर नीचे डेंसर, है ना, ऊपर रेयरर नीचे डेंसर। कंपैरेटिवली जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अभी स्टार यहाँ पे है इस तरीके से, मान लें ये स्टार है, ठीक है। अब इससे लाइट आएगी, जहाँ पे लाइट इस तरीके से सीधी जा रही थी, ये यहाँ तक तो सीधी जाएगी जहाँ तक एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी ये सीधी नहीं जा पाएगी।
ये बेंड करेगी। रेयरर से डेंसर, ऊपर वाली रेयरर होती है, ऊपर वाली हॉट होती है कंपैरेटिवली नीचे वाली से, हॉट वाली रेयरर होगी, कोल्ड वाली डेंसर होगी। नीचे जैसे जैसे जाएंगे कोल्ड लेयर्स बढ़ते ही जाएंगे। तो ऊपर वाली रेयरर, नीचे वाली डेंसर। रेयर से डेंसर कहाँ बेंड करेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। सीधी जा पाएगी? नहीं, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो मैं बिना नॉर्मल बनाए डायरेक्ट बना रहा हूँ। जाना इसे सीधे था, जाना इसे इस तरीके से सीधे था, लेकिन ये सीधे ना जाके यहाँ पे बेंड करेगी। ये लीजिए, ये बेंड कर गई। यहाँ पे फिर बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं कंटिन्यूअसली वेरिएशन दिखा रहा हूँ। ये सीधी ना जाके टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बेंड होती जाएगी और इस तरीके से बेंड होते होते हमारी आंखों में एंटर करेगी। लेकिन ये जो रे आ रही है तो मैंने एक ही रे बनाई है। इसी से साथ अगर मैं दो रेज बनाऊं, दो रेज बना के उसकी इमेज बनाऊं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक ही रे से दिखा रहा हूँ। आपको अपने आप अंडरस्टूड करना होगा कि अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं तो इमेज बनाने के लिए इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं अगर मैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये स्टार मुझे यहाँ ना दिखाई देने की बजाय यहाँ दिखाई देगा। तो एक्चुअली जो ये यहाँ है ना, इट विल अपीयर यहाँ, इट विल अपीयर यहाँ। तो ये हमें ऊपर दिखाई देता है। इमेज फॉर्मेशन ऊपर हो रही है, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो यही आपको याद रखना है कि भैया स्टार अपीयर क्यों ऊपर होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद लास्ट आ रहा है आज का एप्लीकेशन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये क्या चीज होती है जान लीजिए भैया। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। भैया सनराइज देखा है कभी आपने या सनसेट देखा है आपने? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सनराइज क्या होता है? कब कहते हैं हम कि सनराइज हो गया? सनराइज आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे कुछ फोटोज यहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से सन यहाँ से उगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से सन इस तरीके से ढलता हुआ दिखाई दे रहा है या उगता हुआ, जो भी। सन कब कहते हैं कि उग रहा है, कब कहते हैं कि ढल रहा है? क्या होता है? बहुत बड़ा मैदान है, आगे तक जमीन दिखाई दे रही है या समंदर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे आसमान में ऊपर सन है ना, सन नीचे जा रहा है, मतलब सन नीचे नहीं जाता, हमें दिखाई देता है अर्थ के मोशन की वजह से। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, मानने सन नीचे जा रहा है। एक लाइन होती है जिस लाइन पे वो सामने जो पानी और स्काई है वो मीट करती हुई दिखाई देती है। ये सामने जो ग्राउंड है, अर्थ है, और स्काई है, वो एक मीट करती हुई दिखाई देती है, सामने एक लाइन बनती है। उसी लाइन को हम कहते हैं हॉराइजन। क्या? हॉराइजन। तो ये सन है, सन ऊपर था, नीचे जा रहा है। जब उस हॉराइजन से भी नीचे चला जाता है, वो हमें दिखना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भैया सनसेट हो गया। और ऐसे ही इस हॉराइजन से पीछे से ऊपर निकल रहा है, जब ऊपर दिखाई देने लगता है तो हम कहते हैं कि भैया सन राइज हो गया। तो वो जो हॉराइजन है, क्या समझ पा रहे हो? बहुत लंबी रोड है, बहुत दूर, मान लें आपको आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस लकीर को हॉराइजन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्षितिज। क्या? क्षितिज। तो मान लेंगे क्षितिज है, ठीक है, ये क्षितिज है, ठीक है। मैं अभी क्षितिज के पीछे चला गया, ये लीजिए क्षितिज के आगे आ गया, है ना, मैं दिखाई देने लगा। मान लें ये सन है, क्षितिज वहीं पे है, ये देखो ये सन है। सन आपको अभी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी क्या? सनराइज नहीं हुआ। अभी हो गया क्या सनराइज? नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। भैया नीचे से सन ऊपर आ रहा है, हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे सनराइज हो गया। आपको सन दिखाई दे गया। जैसे ही सन आपको दिखाई देने लगेगा, आप कहोगे कि सन राइज हो गया। वो सन नीचे से ऊपर आता जाएगा, और जब आपको दिखाई देने लगेगा तो आप कहोगे सन राइज हो गया। तो सन राइज तो आपको तभी होगा ना जब सन एक्चुअली में ऊपर आएगा। लेकिन होता क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन हॉराइजन के नीचे होता है, आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन तब भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी इमेज ऊपर बनने लगती है। सन है नीचे, लेकिन उसकी इमेज ऊपर बनने लगती है, पहले ही वो ऊपर बनने लगती है रिफ्रैक्शन की वजह से। कितना पहले? 2 मिनट पहले। हॉराइजन के नीचे है, 2 मिनट पहले ही उसकी इमेज ऊपर बनने लगती है। इसे हम कहते हैं एडवांस सनराइज, कि एक्चुअली सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन हमें पहले ही सन ऊपर दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। ऐसा क्यों होता है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको।
ऐसे ही है एक आपका डिलेड सनसेट। अब क्या होता है, सन जब नीचे चला जाएगा हॉराइजन के नीचे तो हम कहेंगे सनसेट हो गया, लेकिन सन नीचे चला जाएगा हॉराइजन के तब भी सनसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी इमेज कहाँ बनने लगेगी, उसकी ऊपर ही बनी रहेगी इमेज, ऊपर ही बनी रहेगी। कितने मिनट तक ऊपर बनी रहेगी, 2 मिनट तक ऊपर ही बनी रहती है इमेज। 2 मिनट के बाद जब वो और नीचे जाता है तो उसकी इमेज और नीचे जाती है, तब हम कहते हैं कि भैया सन सेट हो गया। तो 2 मिनट पहले दिखाई दे गया, 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है सनसेट के। तो पूरा दिन अगर हम कहें कि आपके पास कितना समय बच गया, 2 मिनट जल्दी हो गई दिन, 2 मिनट देर तक हुआ, चलता रहा दिन, तो टोटल दिन में 4 मिनट आपके बढ़ जाते हैं। तो भैया 4 मिनट बच गए हैं, पढ़ाई के अलावा इन 4 मिनट में जो चाहो आप कर सकते हो। तो अब 4 मिनट अपने पास एक्स्ट्रा रखा करो दिन के, कि 2 मिनट सुबह के, 2 मिनट शाम के। अभी फिलहाल चलो ये देख लें कि भैया ये जो सनसेट या सनराइज डिले और एडवांस हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए भैया सॉरी, होता क्या है कि जैसे मान लें ये इस तरीके से अर्थ है, ये लीजिए ये अर्थ बना दी, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ये लीजिए एक लेयर ये बना दी, ये लीजिए ये इस तरीके से एक लेयर ये बना दी हमने, ये चलो सॉलिड लाइन से ही बना दो, एक लेयर ये बना दी, ठीक है। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ लिख दे रहा हूँ अर्थ, ठीक है। एक लेयर ये बना दी, ठीक है, एक लेयर ये बना दी इस तरीके से, है ना। ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब क्या होता है, मान लें कि आप यहाँ पे इस तरीके से खड़े हुए हैं, है ना, तो ये आपके लिए हॉराइजन होगा, ये आपके लिए हॉराइजन होगा। यहाँ खड़े हैं, इधर की तरफ देख रहे हैं, तो हॉराइजन के पीछे अगर कोई भी चीज़ होगी, यहाँ अगर सन होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। हॉराइजन के नीचे, हॉराइजन के ऊपर आ जाएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा। अब होता क्या है, सन यहाँ है, सन यहाँ है, हॉराइजन के नीचे है, ये लीजिए सन भैया, सन बाबा यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ये इस तरीके से सन है भैया, ठीक है, ये यहाँ है। लेकिन इससे जो रेज आ रही होंगी, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं है तब तक तो सीधी आएंगी, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये रेज बेंट होने लगेंगी, बेंट होंगी, बेंट होंगी, बेंट होंगी, बेंट होंगी, बेंट होंगी रेज भैया। इसकी इमेज बनाएंगे, तो जैसे अभी मैंने स्टार की इमेज बनाई थी, ऐसी इसकी इमेज बनाएंगे, तो इसको इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। तो लो, ये आपका हॉराइजन है, हॉराइजन के एक्चुअली नीचे है सन, लेकिन तब भी उसकी इमेज ऊपर दिखाई दे रही है, उसकी इमेज ऊपर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक्चुअल सनराइज से पहले ही सनराइज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एडवांस सनराइज। सेम वही होता है शाम को, जब ये ढल रहा होता है, नीचे जा रहा होता है दूसरी तरफ, उस तरफ, चलो मैं इधर से ही बता दे रहा हूँ, नीचे जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, तो ये नीचे चला गया होता है, उसके बाद भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी इमेज ऊपर बनी रहती है, जिसकी वजह से 2 मिनट डिले हो जाती है सनराइज और सनसेट होने में। सनसेट हो गया तब भी 2 मिनट तक ऊपर इमेज बनी रहती है, इसे हम कहते हैं डिलेड सनसेट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ये दोनों फिनोमिना के पीछे जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कौन सा आपका, यस, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो प्यारे बताइए, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जो भी मैंने समझाया आपको। आज का जो लेक्चर था पूरा ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया था, हालांकि बुक्स में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में बसी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप वो याद करिए डेफिनेशंस और थ्योरी जो एग्ज़ाम में आने हैं, बट कंसेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, जिससे जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं याद करने वाली, तो वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि सर ने इतना ज़्यादा बता दिया, बुक में इतना ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में कंसेप्ट पूरा बैठे। फिलहाल ये प्यारे आज का लेक्चर था। इसके अगला लेक्चर अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके अगले लेक्चर पे जा सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लेक्चर्स के लिंक्स भी गिवन हैं। और प्यारे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और
बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन का जो बटन है वो भी दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो आपके पास सीधे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वैसे मुझे उम्मीद है जितने भी बच्चे आखिरी तक मेरी वीडियो देखते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो। पूरी उम्मीद है सब्सक्राइब तो पहले ही किया होगा, फिर भी नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए फिलहाल जितना भी मैंने बताया आपको उसको नोट कर लीजिए प्यारे, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।